नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के बारे में आराम से और साफ तरीके से बात करेंगे। पिछले कुछ सालों में ये स्टॉक बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन सच ये भी है कि काफी सारे रिटेल निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। जब ये शेयर अपने हाई के आसपास था, तब बहुत लोगों को लगा था कि ये आईटी सेक्टर का अगला बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। उस समय माहौल भी काफी पॉजिटिव था। डिजिटल और क्लाउड टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही थी और कंपनी को लेकर काफी उम्मीदें बन रही थीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में उम्मीद और हकीकत हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर हम प्राइस हिस्ट्री को देखें, तो एक समय ये शेयर करीब 708 रुपए के आसपास तक गया था, जबकि आज ये लगभग 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी बहुत सारे निवेशकों का 50% के आसपास कैपिटल कम हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अब आगे क्या किया जाए। क्या ये गिरावट सिर्फ एक टेम्पररी फेज है या फिर इसमें और समय लग सकता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा शांत होकर कंपनी के बिजनेस, ग्रोथ और मैनेजमेंट की दिशा को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी को थोड़ा समझ लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज एक आईटी सर्विसेज कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, एआई, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी और ये खुद को एक डिजिटल फर्स्ट आईटी कंपनी के रूप में पेश करती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कई ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम किया है और मिड कैप आईटी स्पेस में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है। अगर इसके बेसिक फाइनेंशियल नंबर्स को देखें, तो तस्वीर मिक्स्ड दिखाई देती है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5,200 करोड़ रुपए के आसपास है। स्टॉक पीई करीब 25 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री पीई लगभग 21 के आसपास है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा महंगा दिखता है। कंपनी का आरओसीई लगभग 15% और आरओई करीब 12-13% के आसपास है। ये नंबर्स बहुत खराब नहीं हैं, लेकिन आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियों के मुकाबले बहुत स्ट्रांग भी नहीं कहे जा सकते। इसके अलावा कंपनी पर लगभग 1274 करोड़ रुपए का डेट भी है। आईटी सेक्टर में आमतौर पर कंपनियां ज्यादा डेट नहीं रखती, इसलिए ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इंट्रिंसिक वैल्यू की भी दिखाई देती है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 417 रुपए के आसपास बताई जाती है। अगर इसे करंट प्राइस से कंपेयर करें, तो टेक्निकली ये थोड़ा अंडरवैल्यूड लग सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता। बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर कंपनी की ग्रोथ नंबर्स को देखें, तो एक अलग कहानी सामने आती है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगभग 24% सीएजीआर के आसपास रही है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी करीब 24% के आसपास दिखाई देती है और हाल के समय यानी टीटीएम में भी करीब 17% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस कंप्लीटली स्लो नहीं हुआ है। रेवेन्यू लेवल पर ग्रोथ अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 18% रही है, जो ठीक मानी जा सकती है। लेकिन 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 1% रह गई है और रीसेंट टीटीएम पीरियड में प्रॉफिट ग्रोथ करीब -3% दिखती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा और स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली प्रॉफिट ग्रोथ को ज्यादा महत्व देता है। जब प्रॉफिट ग्रोथ स्लो होती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर दिखाई देता है। अगर हम स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखें, तो ये बात और क्लियर हो जाती है। पिछले 5 साल में इस शेयर का सीएजीआर लगभग -9% रहा है। 3 साल में ये गिरावट लगभग -26% के आसपास रही है और सिर्फ 1 साल में लगभग 51% की गिरावट देखने को मिली है। यानी पिछले कुछ सालों में जो भी इन्वेस्टर्स इसमें आए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी लॉस में बैठे हुए हैं। यही वजह है कि इस स्टॉक को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच काफी फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दिखाई देता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो वहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग संकेत मिलते हैं। 2021 में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 53% के आसपास थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होकर लगभग 44% के आसपास आ गई है। प्रमोटर स्टेक का कम होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जब ये लगातार घटता है, तो इन्वेस्टर्स नेचुरली कॉशियस हो जाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज की हिस्सेदारी भी समय के साथ उतार चढ़ाव दिखाती रही है। 2021 में ये लगभग 7% के आसपास थी, फिर ये कम होकर लगभग 4% के आसपास आ गई थी और हाल के समय में थोड़ा बढ़कर लगभग 5 से 6% के आसपास पहुंची है।
दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज की हिस्सेदारी में हाल के समय में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखता है। कुछ साल पहले ये करीब 1-2% के आसपास थी, लेकिन बाद में ये बढ़कर लगभग 9-10% तक पहुंच गई थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को इस वैल्यूएशन लेवल पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी हिस्सेदारी पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की है। पिछले कुछ सालों में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ी है। 2021 में पब्लिक होल्डिंग लगभग 32% थी, जो बाद में लगभग 40% तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही शेयर होल्डर्स की संख्या भी लगभग 2 लाख से बढ़कर 7 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई थी। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब स्टॉक में तेजी आई थी तब बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स इसमें आए, और बाद में जब गिरावट आई तो वही इन्वेस्टर्स आज इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। अब एनालिस्ट्स की राय भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ये देखना पसंद करते हैं कि रिसर्च हाउसेज इस स्टॉक को लेकर क्या सोचते हैं। मार्च 2026 के आसपास के कंसेंसस के अनुसार कई एनालिस्ट्स का ओवरऑल आउटलुक इस स्टॉक को लेकर थोड़ा बुलिश दिखाई देता है। एवरेज 12 मंथ टारगेट प्राइस लगभग 524 रुपए से 580 रुपए के आसपास बताया जाता है। कुछ एस्टिमेट्स में लो टारगेट करीब 430 रुपए के आसपास है, जबकि हाई टारगेट 670 से 710 रुपए तक भी बताया गया है। इस पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ एनालिस्ट्स को करंट प्राइस से 50% के आसपास अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। इसी वजह से कई रिसर्च प्लेटफॉर्म्स इस स्टॉक को बाय रेटिंग भी देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि एनालिस्ट टारगेट कोई गारंटी नहीं होता। मार्केट कंडीशंस, बिजनेस ग्रोथ और ग्लोबल आईटी डिमांड के आधार पर टारगेट समय के साथ बदल भी सकते हैं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, और यही एक कारण है कि स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिला है। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर भी कुछ समय एक्सपेक्टेशन से कम रहा था। इसके बावजूद कई एनालिस्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के आधार पर ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं। अब मैनेजमेंट कमेंट्री को भी समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी का फ्यूचर काफी हद तक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। Q3 FY26 के आसपास मैनेजमेंट ने एक क्लियर डायरेक्शन दिखाई है कि कंपनी अब खुद को AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे ले जाना चाहती है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अशोक सोता और सीईओ जोसेफ अनंथराजू ने अपनी स्ट्रैटेजी को AI फर्स्ट अजाइल ऑलवेज के रूप में डिस्क्राइब किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव AI पर ज्यादा फोकस करने वाली है। मैनेजमेंट के अनुसार AI रिलेटेड रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे AI बिजनेस मैच्योर होगा, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है। Q3 FY26 में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 587 करोड़ रुपए रही थी, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 10.7% ग्रोथ दिखाती है। यानी ग्रोथ पूरी तरह रुकी नहीं है, लेकिन ये पहले की तरह अग्रेसिव भी नहीं दिखती। मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में डबल डिजिट ग्रोथ बनाए रखने की कोशिश जारी रहेगी। कंपनी जेनरेटिव AI में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि FY27 तक इस क्षेत्र में 1000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की डेडिकेटेड टीम तैयार की जाए। इसका मतलब ये है कि कंपनी AI बेस्ड सर्विसेज को फ्यूचर ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही है। इतने इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद कंपनी ने EBITDA मार्जिन्स लगभग 20 से 22% के बीच मेंटेन किए हुए हैं, जो IT सर्विसेज सेक्टर के लिए एक रीजनेबल रेंज मानी जाती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को भी रीस्ट्रक्चर किया है। अब बिजनेस को 3 मेन यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है: प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, जेनरेटिव AI बिजनेस सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। मैनेजमेंट का मानना है कि इससे फोकस बेहतर होगा और एग्जीक्यूशन ज्यादा एफिशिएंट हो सकेगा। कंपनी ने हाल के समय में कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, और मैनेजमेंट का कहना है कि ये एक्विजिशंस धीरे धीरे बिजनेस में इंटीग्रेट हो रहे हैं और फ्यूचर रेवेन्यू पाइपलाइन को मजबूत बना सकते हैं। जहां कई IT कंपनियां लेऑफ्स की बात कर रही हैं, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड्स का अप्रोच थोड़ा अलग है। मैनेजमेंट का कहना है कि उनका फोकस जॉब कट्स के बजाय अपस्किलिंग पर रहेगा, ताकि एम्प्लॉयज नई टेक्नोलॉजीज, खासकर AI के साथ बेहतर प्रोडक्टिविटी ला सकें। लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो अशोक सोता का लक्ष्य है कि कंपनी FY31 तक लगभग $1 बिलियन रेवेन्यू तक पहुंचे। मैनेजमेंट को विश्वास है कि AI और डिजिटल सर्विसेज के कॉम्बिनेशन से ये लक्ष्य अचीव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना जरूरी है: मैनेजमेंट का विजन और ग्राउंड रियलिटी दो अलग चीजें होती हैं। स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है, लेकिन आखिर में रिजल्ट्स ही तय करते हैं कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है।
ओवरऑल अगर पूरे पिक्चर को देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड्स एक ऐसी कंपनी है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं और कुछ क्लियर रिस्क्स भी दिखाई देते हैं। बिजनेस साइड पर डिजिटल सर्विसेज और एआई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की स्पीड और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी आगे की डायरेक्शन तय करेगी। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से ज्यादा कंपनी के बिजनेस ट्रेंड्स, प्रॉफिट ग्रोथ और इंडस्ट्री डिमांड को समझा जाए। स्टॉक मार्केट में पेशेंस और क्लैरिटी दोनों की जरूरत होती है, और कई बार सही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा डिस्टेंस लेकर पूरी पिक्चर देखना ज्यादा समझदारी भरा अप्रोच होता है।